स्वागत, नमस्कार, प्रणाम। आज बैठक जो अभी तक हमको समझ में आया है, इस बैठक का आयोजन 2-3 बिंदुओं को लेकर के हुआ है। पहला तो बिंदु है कि हम अपने समाज को कैसे संगठित और एकत्रित करें। मित्रों, एक बात सच है कि पूरे देश में जितनी हमारी आबादी है, किसी एक जाति की आबादी इस देश में उतनी नहीं है। साथ ही यह भी सही है कि हमारे जाति में जितनी उपजातियां हैं उतना किसी जाति में। तो हमारी संख्या देश में इतना अधिक है कि उसके इर्द गिर्द भी कोई नहीं है, लेकिन हमारी जाति को इतनी उपजातियों में बांट दिया गया है कि जिनको राज करना है और कर रहे हैं वो हरेक उपजातियों को अपनी संख्या से कम कर दिया। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। हमारी जाति की यदि उपजाति की बात करें तो शतक से ऊपर है पूरे देश के लेवल पे। आप सोच सकते हैं कि हमको विखंडित करने का एक सोची समझी चाल किस तरह से हुआ है। लोहिया जी का कहना था कि इस देश में एक जाति ऐसा है कि जिस दिन यह संगठित हो गया, इस देश पर कोई दूसरा राज करेगा और वो जाति कि इसको गलत किए हैं। लेट रहने वाले नहीं थे, लेकिन कोई कारण ऐसा हो गया। बैनर वो हमें एक महीने में यह बैनर बैरियर, और मैं पप्पू जी को साधुवाद देता हूँ कि जितने संगठनों का, जितने समूहों का बैठक होता है उसमें ये शामिल होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके इस प्रयास के लिए आप लोग इनका अभिनंदन करें। जहां भी बैठक होती है, जिस रूप में, चाहे जिस बैनर में, पप्पू जी को मैं वहां देखता हूं। तो मित्रों, कमी हम में क्या कमी है इस पर तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इसमें सुधार की एक जरूरत है। हमारा समाज जो है उसमें लिक्विडिटी की कमी है। लिक्विडिटी मतलब तरलता की कमी है। हम एक दूसरे की बात को सुन करके अपने जगह से हटते नहीं। तो हमको एक दूसरे के बात को समझ करके और एक दूसरे के साथ आने का जो गुण है वो अपनाना होगा। हमें रिजिडिटी बहुत है, चाहे वो हम गांव में हों, और इतना ही नहीं, हम लोग सरकारी सेवा में रहे हैं। सरकारी सेवा में भी जो हमारे बंधु हैं वो जब अब कार्य करते हैं तो उनमें भी तरलता नहीं होता है। जो हम रहते अड़ गए तो अड़ गए, इसका उनको नुकसान भी होता है और जो अन्य लोग हैं उनके को भाजन भी पड़ना पड़ता है। इसलिए हमको जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, एक दूसरे से थोड़ा बहुत अपने जगह से हटने का गुण नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको मालूम होना चाहिए कि इस देश में जितना भी बड़ा बड़ा राजवंश था वो हमारा था, और इसी रिजिडिटी के वजह से हमारा जो राजवंश था वो आक्रमणकारियों से कभी कोई समझौता नहीं किया। वो जहां था वो अड़ गया, और अड़ने के चलते, लगातार संघर्ष में रहने के चलते वह राजवंश टूटते गया, और अंत में हमें विस्थापित होना पड़ा। अलग अलग जगह में, जंगलों में, नदियों के किनारे, पहाड़ों के बीच में
और जो जहाँ बसते चला गया वो स्थान के नाम से या जिस नाम से अपना अपना उपजाति बनाते गया, और इस तरह से हम लोगों का उपजाति की संख्या सैकड़ों से ऊपर हो गया। तो हमको समझना पड़ेगा कि किस कारण से कभी हम राजे रजवाड़े थे, इस देश पर शासन करते थे, और आज हम मजदूर हो गए हैं। इसके पहले गांव में हम खेती पर आधारित थे और खेत मेरे पास था, खेती था, तो हम मालिक कहते थे। आज जो हम ठीक है पढ़ लिख करके नौकरी में गए हैं, लेकिन है तो आखिर मजदूरी। सरकारी नौकरी है तो नौकर है। तो कहने का मतलब है कि हमको समय के अनुसार सोच बदलना पड़ेगा। आर्थिक ताकत जिसके पास है, जिसके पास सोच है, वही राज करेगा। इसलिए जो आर्थिक पिछड़ेपन की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, ग्रामीण इकोनॉमी जो हमारा टूटते जा रहा है, गांव में जो है हमारे बच्चे बेकार हैं, वो गलत स्थिति में चले जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि अपने समाज को, आने वाले पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, कैसे उसे आर्थिक रूप से खड़ा कर सकते हैं। तो हमको सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हम कृषि पर आधारित थे, उससे आगे बढ़े तो शिक्षा से कुछ नौकरी में गए, लेकिन आज आपको इस दोनों से हटकर तीसरा कुछ सोचना पड़ेगा। जब तक हम व्यवसाय की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बहुत पिछड़े हो, क्योंकि व्यवसाय एक ऐसा चीज है कि एक फैमिली जब एक व्यवसाय स्थापित कर लेता है तो उसके पीछे आने वाले पीढ़ियों को व्यवसाय रोजगार के लिए सोचना नहीं पड़ता। आज हम इंजीनियर से रिटायर हुए हैं, कोई जरूरी है कि मेरा बच्चा कल इंजीनियर होगा, कोई पद के सेवा में ही जाएगा। लेकिन एक बिजनेस जो स्थापित कर लेता है, एक छोटा से छोटा बनिया के दुकान भी देखे होंगे कि जो स्थापित कर लेता है, उसका बाल बच्चा फिर उसी जगह पर आकर के वो काम कर लेता है। तो हमको अपने लोगों को, अपने बच्चों को, नए पीढ़ियों को समझाना होगा कि हमें रोजगार व्यवसाय में, व्यवसाय कोई छोटा नहीं होता, छोटे छोटे व्यवसाय करके लोग बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल पर गए। तो ये सोच हमको बदलना पड़ेगा। जहाँ तक राजगीर का कार्यक्रम का सवाल है, मित्रों मैं वक्ता नहीं हूँ, हमेशा श्रोता रहा हूँ, पीछे बैठकर सुनता हूँ, और जितने तरह के जितने बैनर के तरफ बैठकें होती है, मैं पीछे बैठकर श्रोता में रहता हूँ। तो लोगों की साइकोलॉजी क्या है, लोग क्या सोचते हैं, कहाँ क्या सोच है, मैं उसको समझने का कोशिश करता हूँ। तो जो संगठन जो है यहाँ बिहार में सैकड़ों संगठन हमारे समाज से जुड़े हैं। संगठन तो रहेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि संगठन हो, अपने स्तर से काम करे, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। समाज का कोई बड़ा मुद्दा है तो उसके साथ सबों को एक साथ आकर खड़ा होना चाहिए, और इसी उद्देश्य से जब हम क्या है नहीं है, जब हम सपोज कीजिए कि मोतिहारी जाएंगे तो हम कुछ भी हो, लेकिन पटना से आए हैं तो लोग आदर करते हैं कि भाई पटना से आए। तो मेरा एक प्रयास है राजगीर में कि विभिन्न संगठन जो देश भर में अपना, उन सारे संगठनों को राजगीर में बुलाएं और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और यह कार्यक्रम कोई बैनर के तहत नहीं हो रहा है, सारे संगठनों के द्वारा यह हो रहा है, और उनको मैं दे रहा हूं कि बिहार एक ऐसा जगह है जो सब संगठन मिल करके भी इस तरह का कार्य कर सकता है। तो बिहार जो है एक बार फिर पूरे देश में एक मैसेज देगा, एक संदेश देगा कि पूरे देश के संगठनों को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। और इसमें
व्यापार से, उद्योग से जुड़े हुए लोग और सामाजिक परिधि पर जो जिन्होंने बहुत काम किया है, अध्ययन किया है, वैसे लोग भी इस बैठक में आ रहे हैं। और हमें सीखना है कि जो स्टेट व्यवसाय उद्योग में आगे बढ़ा है वो कैसे बढ़ा, क्या नो हाउ है, उनसे हम सीखेंगे। और उनको भी एक क्यूरियोसिटी है, उनको एक क्यूरियोसिटी ये है कि बिहार इसमें आबादी और स्टेटों से कम है हमारा, लेकिन 20 वर्ष से हम राज कैसे कर। यह क्यूरियोसिटी बाहर के लोगों में, वो जानना चाहते हैं कि हम यहाँ 20 वर्ष तक, आखिर इतने कम संख्या होते हुए 20 वर्ष तक किसी स्टेट पर राज करना कोई साधारण बात नहीं है। वो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की क्या खूबी है कि हम 20 वर्ष से राज पर बैठे हैं। तो उस बैठक में हम एक दूसरे के पॉजिटिव चीज को ग्रहण करेंगे। और हमारा कर्तव्य है कि चूंकि विभिन्न स्टेट से बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो इस पर विशेष ध्यान दें ताकि हमारा समाज का, हमारे राज्य का जो है वो एक अच्छा स्मरण लेके लोग जाएं यहाँ से। यही प्रयास हम लोग का है और मेरा सब लोगों को आमंत्रण है कि आप लोग वहाँ आए और उसमें वहाँ जो है पूरा रहने सहने का किया गया है। ये सब संदेश बिहार से देश को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब। आपके बगल में जो है बंधु भाई, आप बता दीजिए सभी को गणतंत्र दिवस के 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का कितना भयंकर त्रासदी और जलाई हम लोग की जाती थी, वो धीरे धीरे सुनाई बता। साथ में उच्च शिक्षा में 27% रिजर्वेशन लागू किया गया और उस ऐतिहासिक दिन को हमने देखा कि जब बनारस की पूरी गलियां, रोड लोगों ने जाम कर दिया और 1 किलोमीटर का हस्ताक्षर अभियान लेकर के पूरे बनारस को जाम कर दिया। हम लोग देख करके दंग रह गए कि जिनके साथ हम बैठते उठते थे, खाते थे, वो हम लोगों से नफरत करने लगा। बेंच में, हॉस्टल के मेस में सब एक जगह था, खाना नहीं खा रहा है। लेकिन जब हमने ये देखा कि कितने लोग नहीं गए हैं, तो हमने सोचना शुरू किया कि जो नहीं गए कौन है। तो हमने देखा कि 30% से ज्यादा बच्चे जो है वो पूर्वी समाज के हैं और वो सब टॉपर हैं। क्योंकि हम लोग बिहार से गए थे, तो बिहार के बहुत कम बच्चे थे, कुछ थे मतलब कि कुछ में ठीक ठाक संख्या थी, परंतु यूपी के, मध्य प्रदेश के और अलग राज्य के थे। तो हमने जाना कि नहीं, कुर्मियों की आबादी तो बिहार के बाहर भी बहुत ज्यादा है। हमने तब धीरे धीरे जानना हुआ। हमने धीरे धीरे वहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने मजबूत संगठन बनाया और हम लोगों का पूरा प्रयास रहता था कि अपने समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में उच्च शिक्षा दिलवाएं। क्योंकि जब तक आपकी बौद्धिक विकास नहीं होगी, तो आर्थिक पावर आने के बावजूद भी आप जो उच्च शिक्षण संस्थानों में अगर नहीं है और अधिकारी के पद पे नहीं है, तो आप कर्मचारी बन के सिर्फ शोषित ही होंगे या शोषण, आप शोषित क्या, आपको शोषण किया जाएगा। तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहा कि पिछले हम लोगों ने 6 से के बाद से 9 से हम लोगों ने संगठित हुए और हम लोगों का हर साल का ये टारगेट था कि 50 से 100 बच्चों को पीएचडी करवाना ही करवाना है किसी भी हाल में पूरे कैंपस में। और हम लोग उतने तो नहीं पहुंचते थे, लेकिन एक अच्छी संख्या पहुंचती थी। और हमें आज कहते हुए बड़ी गर्व होती है कि जितने लोगों को हम लोगों ने करवाया वो सब के सब जो है इस समय प्रोफेसर हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में।
बिहार के तो विश्वविद्यालयों में तो लाइन लगी हुई है, जिस विश्वविद्यालय में जाते हैं 5-10 तो ऐसे ही भरे पड़े हैं। तो हम लोग कहाँ पिछड़ गए? हम लोग पिछड़ गए कि हमारे पास जमीनें हैं, हमारे पास ये था वो था, राजवाड़ा थे, ये थे, लेकिन शिक्षा पे हमने खर्च करने में हमने वहां देखा जो जल्दी हो जा रहा था, छोटे छोटे पद कलर किया ये वो, बट हमने वो नहीं देखा कि जहां पावर था, जहां बौद्धिक पावर था, जहां ब्रेन का पावर था, जिसके पास कलम में ताकत थी कि वो लिख देगा तो 2, 4, 10, 20 को नौकरी लग जानी है। आज विश्वविद्यालयों के हाल देखिए आप, बिहार में 20 विश्वविद्यालय खाली नीतीश कुमार बनवाए हैं, 12 विश्वविद्यालय पहले से था और 20 विश्वविद्यालय नीतीश कुमार बनवाए हैं, परंतु उन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का लिस्ट देखें, कहीं नहीं है अपने समाज के लोग। कर्मचारियों का भर्ती देखिए, डायरेक्ट भर्ती होती है वहां पे, एक सिग्नेचर पे 50 प्रोफेसर की बहाली होती है, और वो क्लास 1 होते हैं, लेवल 10 के होते हैं, जो डीएम से भी ऊपर वेतनमान में मिलता है, जिनके पास पावर होता है 10 लोगों को भर्ती कर दे। वहां हम लोग संख्या में बहुत कम है, इतना कम है कि हाथ पर गिने जा सकते हैं। तो हम लोगों को इस पे भी ध्यान देना होगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आपके गांव घरों में भी इंटर पास कर रहा है, वो अभी CUCET का एग्जाम हो रहा है सेंट्रल का, तो उनका फॉर्म भरवाइए। जो बच्चा नहीं चाहता है कि हम इंजीनियरिंग में जाएं, नहीं चाहता है कि मेडिकल में जाएं, नहीं चाहता है, तो उनको वहां पे भेजिए, किसी बड़े विश्वविद्यालयों में LLB करवाइए, उनको लॉ जुडिशरी की तरफ भेजिए, जहां पे आप पूरे समाज को कमांड करने के लिए पावर में आ जाए। बहुत कम मेहनत में कला के विद्यार्थी, जो समान विद्यार्थी है, उनको उस तरफ भी मूव करवाइए, ताकि वो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े नाम कर सके। जब बौद्धिक विकास होता है तो तकनीक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास अपने आप लेके आती है। बुद्धि का अगर इस तरह से बौद्धिक विकास हो जाए तो खुद ब खुद वो अर्थ को ले ही आता है, कहीं से ना कहीं से अर्थ ले आएगा। तो इस पे भी ध्यान देना होगा। और पप्पू भैया के साथ हम लोग पिछले 2 साल से जुड़े हुए थे, कि कभी फिजिकल मुलाकात आज पहली बार हमारी हुई, और बड़ा सौभाग्य हम महसूस करते हैं कि हमने देखा इनके काम को। मैं बहुत ही से बात करते थे, इनकी चर्चा बनारस में भी होती थी, डॉक्टर साहब बात करते थे, और तमाम लोगों से इनकी बातचीत हम लोग सुनते रहते थे। लेकिन आज मौका ऐसा मिला तो हमने, मेरी जुड़ी घर नालंदा है और मैं वहीं एकंगर सराय का रहने वाला हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके भैया जिस तरीके से समाज तो संगठित है ही हम लोगों का, लेकिन उसको एक मंच प्रदान करते हैं जहाँ पे लोग अच्छा वो हम तो भैया के साथ समाप्त करेंगे। और एक बार अगले बार जब कार्यक्रम होगा तो हम अविनाश काकड़े जी को भी हम उनको बुलाएंगे और एक कार्यक्रम करवाएंगे। तो अविनाश काकड़े जी हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे कि मराठा सेवा संघ कैसे चलता है। तो अविनाश काकड़े जी हम लोगों को बताए कि भाई एक बात कर लो कि कम से कम अपने समाज के आपस में जो लोग हैं, गेट बंद कर लीजिए, मारपीट करना है कर लो, जो करना है अंदर कर लो, लेकिन बाहर निकलते ही एकदम टाइट रहोगे, कुछ नहीं हुआ है, हम लोग सब एक भाई। समाज को यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आपके बीच में हल्का सा भी दरार है। जो मतभेद है गेट बंद कर लीजिए और आपस में कर लीजिए, यही बंद कर, लेकिन बाहर निकलिए तो भाई एक ही बात कि टीम पातिपुत्रा पप्पू भैया जो है जो कहेंगे वही होना है। गार्जियन है कह दिए तो भाई एक सब एक सिर्फ हमें मन में सिकवा है, वही हमको सहमति नहीं है, चुप रह जाइए ना, वहां पे साइड में अकेले में कहिए भैया ये वाला बात जो है इसको सुधार करना चाहिए, लेकिन वो पोलाइट वे में होना चाहिए, तैस में नहीं। और हम लोग में थोड़ा सा पुराने रजवाड़े रहे हैं तो थोड़ा सा घूम तो है ही। साहब पटेल साहब खुद ही अड़ गए, नेहरू जी को कहे कि आप तो देख लेते हैं 24 घंटा में आप यहीं रहिए, हम कश्मीर जीत के ला के दिखा देते हैं। उन्होंने ला के दिखा दिया। तो हम लोग समाज वाले केवल घूम तो है। अशोक ने जब अड़ गया एक बार तो पूरे भारत को मिलीन कर दिया और कहा कि सब बिहार है।
सब जो है पाटलिपुत्रा है, पूरा देश जो है अटक से कटक तक तो सब एक, सबको एक झंडे के नीचे ला दिया। उसी समाज से हम लोग, उसी समाज से हैं जिस समाज में भगवान बुद्ध पैदा हुए। भगवान बुद्ध के जो सबसे जो रहते थे उनके साथ, उनका नाम था दम्भ, राजा दम्भ। वो राजा के पुत्र थे। उनका काम होता था कि जब मगध में भगवान बुद्ध इधर घूमते थे तो 1200 शिष्यों के साथ चलते थे, तो उनका रहने खाने की व्यवस्था करना। तो मगध के इलाका में प्रचलित है कि महतो जी के दलान बुझले हो, तो काहे कहा जाता है महतो? टाइटिल है किसका? जिन लोगों ने भगवान बुद्ध को महात्मा से महतो बना, और महात्मा के स्त्रीलिंग होता है महात्माई। तो जो महात्मा बुद्ध के लोगों को बरसाते तक बिठाते थे अपने घरों में, उनको महतो कहा गया। 1200 लोगों को भोजन करवाना किसी आम के आदमी के बस में नहीं था। तो उस समय से हम लोग जो है भगवान बुद्ध के समय से लोग शिष्य रहे उनके, और वही जो है आज तक हम लोग पालन कर रहे हैं। हम लोग के विचारों में भी है कि एग्रेसिव बिहेवियर नहीं करना, बर्बरतापूर्ण काम नहीं करते हैं, कभी किसी को मार काट करने के लिए एग्रेसिव होकर काम नहीं करते हैं। तो ये सब हम लोग के जेनेटिक गुण है। बस दिक्कत क्या हुई कि जो बाहर के लोग जो यहाँ आकर के आक्रमण करके हम लोगों को तितिर बितिर कर दिया, उससे जो क्या हुआ कि हम लोग एक छोटे छोटे समूहों में आ गए। जिस समूह में जहां बसे वहां उपजाति, सर ने कहा कि जहां बसे वहां उपजाति ले लिए, और 120 से ऊपर उपजातियां हैं। 120 से ऊपर, मतलब बिहार में मुश्किल से 15 मिलते हैं, 15-20 हैं, और तो वो मतलब उसी में कोई आप उसको बना लिए हैं, लेकिन उसी के आसपास है। तो 30 मान लीजिए उसको, तो 30 उपजातियां बिहार में, लेकिन पूरे देश में करेंगे तो 130 से ऊपर है उपजाति। लेकिन संख्या बल में आप बात करिएगा तो 35% से ऊपर है, एवब है हम 37, तो 35% से एवब है। तो सही ने सर ने कहा कि एक यही जाति है जो जिस दिन जाग गई तो फिर सत्ता से हटा पाना संभव नहीं है। और आज भी हम केंद्र में जो है योगी जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि जहां ये दो लोग इधर हुए बस हमारी कहानी समाप्त। तो अपने समाज का यह ताकत है, पावर है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझा। हमेशा से हम लोगों को उन्होंने दबाया, चाहे पटेल से हो, चाहे नीतीश कुमार तक, चाहे कल्याण सिंह हो या देवगौड़ा हो। पूरे भारत में सबसे ज्यादा आप छत्तीसगढ़ में देखिए, पिछले बार पटेल साहब को ऐसे ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने जो संघर्ष किया था, 1 महीना में 2.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई, अपनी उनकी गाड़ी चली थी, उस कारण से उनको बनाना पड़ा। अगर वो नहीं चला, उतना मेहनत किए होते, गांव गांव कुर्मी समाज का कोई ऐसा गांव नहीं था जहां वो नहीं गए थे, और उसका पूरे कुर्मी समाज को छत्तीसगढ़ में एकत्रित किए तो वहां मुख्यमंत्री बने। जब कांग्रेस पार्टी ने इनको इस बार नहीं किया, उनका काम नहीं हुआ, सरकार वहां गिर गई। मध्य प्रदेश में भी वही हाल हुआ था। तो हम लोगों में ताकत है, परंतु क्या है कि हम लोग हमेशा जो है सर नीचे करके खेत जोतते हैं। हम लोग पीछे भी नहीं देख पाते हैं कि पीछे पक्षी खाया कि कौन खाया। लेकिन हम कहते हैं कि अब वो समय गया, बच्चों को ट्रेन करिए और सिखाइए कि जो जमीन जो रोड पर है उसमें बिजनेस लगाओ, और जो पीछे है उसमें खेती गृहस्थी जो करना है फार्म हाउस बनाओ करो। प्लस सिर्फ नीचे मुड़ी मत करो, पीछे भी देखो, बाएं भी देखो, दाएं भी देखो, कौन मेरा भाई जो है भूखा है, कौन मेरा भाई पीछे छूट रहा है, उसको भी संबल दीजिए। बस खाली थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा तो भाई भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि खून आप ही का, हमारा ही खून सब भाई है। तो मैं बहुत छोटा हूँ, आप सभी के सामने अनुभव बहुत कम है। मैं हमें मौका दिए इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत